आवाज आ रहा है? आ रही है लेकिन डबल आवाज आ रही है। अब ठीक है। अब ठीक है। चलो, आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के टाइप्स। हमने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताया था ना, उसमें एक स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो हाइपोथेसिस या जो परिकल्पना बनती है, उसके क्या क्या प्रकार है। तो सबसे पहले परिकल्पना क्या था, हाइपोथेसिस क्या था? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब अस्थायी समाधान, फिक्स नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक गेस करते हो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर कि शायद आप कुछ भी हाइपोथेसिस बना सकते हो, किसी कोई भी परिकल्पना आप तैयार कर सकते हो। और ये किस पर आधारित होता है? जो भूतपूर्व, जो पहले रिसर्च हो चुकी है, आप अलग अलग रिसर्च वर्क को पढ़ते हो, फिर आप उसमें गैप्स देखते हो कि अच्छा यहाँ पर रिसर्च नहीं हुआ, यहाँ पर कमी रह गई, तो आप उस गैप को फिल करने के लिए रिसर्च करते हो। तो वहां पर जो गैप में जो कमी रह गई है, जो फिल नहीं हो रहा है, वहीं पे आप क्या करते हो? रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च करने के जो सवाल है, आप उसको डेवलप करते हो। और वो एक क्या होता है? परिकल्पना पर आधारित है। हमने आपको पढ़ाया था ना, वेरिएबल्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशन है, इसी पर हम गेस करके क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं। जरूरी नहीं हो कि ये सही ही हो। हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो आखिरी में हमें पता चलता है कि हमने जो परिकल्पना की थी, दो वेरिएबल्स को लेकर, या जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम बनाए थे, वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझो कि जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो पहला है कि हाइपोथेसिस आपको एक दिशा देता है, डायरेक्ट्स, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द रिसर्च एफर्ट्स। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च को दिशा देने में हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जो रिसर्चर है उसको कंट्रोल में रखता है कि वो इधर उधर डेविएट ना हो। जो आपके रिसर्च के सवाल है, आप उसी पर स्टिक करें और अपने रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करें। वो हाइपोथेसिस का मतलब क्या बताया था मैम? परिकल्पना मतलब आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। मान लो कि आप कह रहे हो कि चाय है ना, चाय पीने से कैंसर होता है। आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, परिकल्पना की। अब आप इस चीज को क्या करोगे? जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करके लास्ट में आप क्या निकालोगे? कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि आपने जो परिकल्पना की थी कि चाय और कैंसर के बीच में क्या रिलेशन है, वो सही है या नहीं। ठीक है, ये होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, कुछ नया निकल सकता है रिसर्च में, ये ना हो कि कुछ और भी निकल सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या करती है? आपको दिशा देती है कि आपको इसी दोनों के बीच में रिसर्च को कंटिन्यू करना है। आपको जो सवाल है, आपको उसी पे स्टिक करके रहना है। अब जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो रिसर्च के बाद, अगर वो वैलिड हो गया, तो क्या करते हैं? हम जनरलाइज करते हैं। हमने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बताया है कि आप जो भी चीजें रिसर्च में निकालते हो, आप उसको फिर एक बड़े लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो उसका सामान्यकरण होता है। Hypothesis not only indicates what to look for in investigation but how to select a sample. अब दूसरा क्या है कि ये आपको ये भी बताता है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो, हमने आपको टाइप्स ऑफ सैंपल पढ़ाए थे, कैपिटल एन, स्मॉल एन, पॉपुलेशन सैंपल। सैंपल वाले वीडियो देखना। तो किस प्रकार के सैंपल जो आपको लेना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी कौन तय करता है? परिकल्पना। आपको जो रिसर्च डिजाइन होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है, रिसर्च डिजाइन। तो जो आपका रिसर्च डिजाइन होगा, वो कैसा होगा, वो भी हाइपोथेसिस डिसाइड करता है। डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जो सैंपल लिए फिर डेटा कलेक्ट करोगे, वो किस प्रकार से करोगे, आपका जो रिजल्ट है, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे, है ना। और जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे, तो ये सारी की सारी चीजें कौन तय करता है? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च को करने के लिए।
Hypothesis orients the researcher to be more sensitive to certain relevant aspects of problem so as to focus on specific issues and pertinent facts. हाँ, तो जो हाइपोथेसिस है, ये जो रिसर्चर है उसका फोकस अटेंशन रखता है कि जो उसके रिसर्च प्रॉब्लम है वो उस पर ही केंद्रित रहे, इधर उधर भटके ना। जो स्पेसिफिक इशू है, जो खास चीज जिस पर वो रिसर्च कर रहा है, जिसकी उसने हाइपोथेसिस बनाई है, वो उस पर ही टिका रहे। The hypothesis provides the researcher with rational statements consisting of elements expressed in logical order of relationship which seek to describe or to explain. अब आपने जो भी हाइपोथेसिस परिकल्पना कर ली दो वेरिएबल्स के बीच में, तो आप एक स्टेटमेंट दोगे रैशनली कि अच्छा कि ए का क्या रिलेशन है बी के साथ। आप उस तरीके से आप चीजों को डेवलप करोगे। तो हाइपोथेसिस क्या करता है, जो भी रिसर्चर है, जो भी फैक्ट्स है उसको वो लॉजिकली सोचता है, फिर उस हिसाब से उस फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है अपने रिसर्च को करने के लिए। और वो इंटेलिजेंट गेस भी कर सकता है, जो कि अननोन है, जो किसी को पता नहीं है, लेकिन आपने गेस किया। हो भी सकता है सही, अंत में नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाइपोथेसिस आपको वो लेवरेज देता है कि आप एक इंटेलिजेंटली गेस कर सको किसी भी अननोन फैक्ट्स को, अननोन कंडीशंस को, अननोन रिलेशंस को, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में, और आप अपना रिसर्च उस पर प्ले कर सकते हो। ये हाइपोथेसिस और किस किस चीज पर रिसर्च करता है मैम, वो पूरा बताइए। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ ले के लो। मतलब? देखो देखो, अच्छा एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल कि को मैंने एक हाइपोथेसिस किया कि कोविड 19 से समाज पर, बहुत सारे एग्जाम्पल भी डाल दीजिएगा मैम, ऐसे समझ में आ जाएगा। हाँ, बुरा असर पड़ा। ठीक है, ये मेरा क्या एक हाइपोथेसिस है। तो हमने क्या किया, कोविड 19, समाज और बुरा असर, इन तीनों को आपस में क्या कर दिया, हमने एक गेस कर दिया। ठीक, कि ऐसा हुआ होगा, है ना, ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट के अनुसार आप अपने रिसर्च डिजाइन को बनाओगे, डेटा कलेक्ट करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, रिसर्च कैरी आउट करोगे, एनालाइज करोगे, और आखिरी में आपका क्या होगा, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में या तो ये सही भी हो सकता है कि हाँ कोविड 19 से समाज पर बुरा असर पड़ा, या फिर ये गलत भी हो सकता है कि कोविड 19 से समाज पर बुरा असर नहीं पड़ा। अब समझ आया? आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च आप किसी भी चीज पर कर सकते हो। अपना एक गेस करना है, जो चीजें ऑलरेडी पहले, जो फैक्ट्स ऑलरेडी हैं सोसाइटी में, उनको आपस में देखना है, फिर उसको आपको कनेक्ट करना है कि क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है या नहीं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लो हाइपोथेसिस का कि ऑनलाइन क्लासेस कम इफेक्टिव है ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले। अब आपके पास ऑनलाइन क्लासेस, इफेक्टिव, ऑफलाइन, ये सब आ गया वेरिएबल्स। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। अब आप इसी के अनुसार डेटा कलेक्ट करोगे, बच्चों से बात करोगे जो ऑनलाइन क्लासेस में है, जो ऑफलाइन में है। फिर उस डेटा के अनुसार आप अपना रिसर्च कैरी आउट करोगे, एनालाइज करोगे, और आखिरी में निष्कर्ष निकालोगे कि ये जो तुमने परिकल्पना की थी कि ऑनलाइन क्लासेस कम इफेक्टिव है ऑफलाइन क्लासेस से, ये सही है या गलत है। ओके, तो जो हाइपोथेसिस होता है उससे क्या होता है, आप रिसर्चर क्लियर रहता है, उसके पास एक गोल है कि उसको किस चीज पे रिसर्च करना है, किस चीज पे नहीं करना है। तो ये थे तुम्हारे हाइपोथेसिस के महत्व, की हाइपोथेसिस जरूरी क्यों है रिसर्च में। अगर हाइपोथेसिस ना हो तो ये सारी जो चीजें, जितने फायदे आपको दिख रहे हैं, ये सब इधर उधर हो जाएगा। इसलिए हाइपोथेसिस की आवश्यकता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है? नहीं देखा किसी ने? उसमें हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन आता है। बहुत पहले देखे मैम वो। ठीक, चलो
अब हम बात करेंगे टाइप्स, जो परिकल्पना है उसके प्रकार क्या क्या है। तो एक टाइप है, एक है डायरेक्शनल दिशात्मक और गैर दिशात्मक। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे इन दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल क्या एक्सप्लेन हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि और जो उनका शैक्षणिक उपलब्धि है और जो अध्ययन की आदत है उसके बीच में कैसा संबंध है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। वो जितना ज्यादा उनके पास स्टडी हैबिट्स स्ट्रांग रहेगी, वो उतना ही ज्यादा अपने एकेडमिक्स में बेटर करेंगे, उपलब्धियां उनकी ज्यादा होगी। तो क्या क्या है, सकारात्मक सकारात्मक रिलेशन है कि अगर ये बढ़ेगा, स्टडी हैबिट बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगा, है ना। उसी तरीके से और एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट्स विथ हाई टेस्ट एंजाइटी, जिस बच्चों को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका एग्जाम खराब होगा। तो ये भी क्या डायरेक्शनल एक दिशा है कि अगर एंजाइटी बढ़ेगी तो एग्जाम खराब होगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कि आप या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या फिर सकारात्मक संबंध होगा या फिर नकारात्मक। पहला वाला एग्जांपल था पॉजिटिव कि अगर ये प्लस हो रहा है स्टडी हैबिट, तो इसके साथ एकेडमिक अचीवमेंट भी प्लस हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला क्या है, अगर टेस्ट एंजाइटी प्लस होगा तो एग्जाम में स्कोर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अगर टेस्ट एंजाइटी कम होगा तो एग्जाम में स्कोर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव रिलेशन है, नकारात्मक संबंध है। और ये एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, एक दिशा में चीजें मूव कर रही है। ये प्लस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। तो क्लैरिटी है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा कौन है, गैर दिशात्मक, मतलब जो आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो कि देयर इज अ डिफरेंस इन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ बीएड स्टूडेंट एनरोल्ड इन ओपन एंड कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज एंड नॉन। All the hypotheses stipulate that there is a difference in the academic achievement direction of difference is not specified. यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो बीएड में बच्चे एनरोल्ड है ओपन यूनिवर्सिटीज में, तो उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि अगर वो ओपन यूनिवर्सिटी में है तो उनका स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है रिलेशंस का। तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल, जहां पर क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली होगा क्या, अगर हम इस चीज को बढ़ाए तो वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ भी वो ये हाइपोथेसिस रिसर्च करता है। ये टाइप्स है, जो परिकल्पना आपको समझा दिया। अब इसके अलग अलग प्रकार है। एक है डायरेक्शनल, कि डायरेक्शनल मतलब क्या है, वहां पे क्लियर है कि रिलेशन क्या है, कि अगर मान लो आप एक्सरसाइज करोगे, है ना, तो आपका जो हार्ट मसल है वो स्ट्रांग होगा। तो ये एक डायरेक्शन है ना, एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट मसल भी स्ट्रांग होगा, एक्सरसाइज करोगे तो एंजाइटी कम होगा। तो ये एक दिशा में चल रहा है कि इसको करने से क्या इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। तो ये होता है डायरेक्शनल। दूसरा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो रहा है कि उस चीज का क्या असर पड़ रहा है आपस में एक दूसरे पर। जैसे कि देखो दूसरा एग्जांपल ले लो, नॉन डायरेक्शनल में मोटा मोटी ये समझना है कि वहां पे अंतर होगा चीजों के बीच में, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है एक दूसरे से, कौन सी चीज। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर आपको सर्दी लग गई, उस सर्दी जो लगी है कोल्ड, उसके बहुत सारे लक्षण होंगे। ठीक है,
अब जो दो इंसान है, एक अच्छे से सो रहा है 24 घंटे, एक अच्छे से नहीं सो रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे कि जो सिम्टम्स है उसका क्या असर पड़ रहा है सोने और ना सोने से, और उसका क्या असर पड़ रहा है कोल्ड पर। तो ये हो जाता है नॉन डायरेक्शनल। तो हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पे जो रिलेशन है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। डायरेक्शनल में है, आपको समझना है कि या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। नॉन डायरेक्शनल में सकारात्मक और नकारात्मक आपको क्लियर नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट में अंतर है, जो बीएड के बच्चे एक ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक मान लो रेगुलर यूनिवर्सिटी मानू में पढ़ रहे हैं, अब इन दोनों का अपना एकेडमिक अचीवमेंट है। लेकिन अब आप कैसे बताओगे कि जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा है, जो मानू में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। जब ऐसा हो तो वो क्या हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल। अब क्लियर है? ये तो समझ आ रहा है कि अंतर है दोनों के एकेडमिक अचीवमेंट में, लेकिन किस तरह का अंतर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये क्लियर नहीं है। तो ये हो गया नॉन मैम डायरेक्शनल। डायरेक्शन में बता देता है कि ये है, लेकिन नॉन डायरेक्शन में नहीं बताता है, कंफर्म नहीं हो पाता है। हाँ, नॉन डायरेक्शनल में आपको समझ में नहीं आया कि जो रिलेशन है दो चीजों के बीच में वो प्लस है कि माइनस है, मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है। लेकिन डायरेक्शनल में वो चीज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट मसल स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन दे रहा है कि आप एक्सरसाइज की दिशा में चलोगे तो आपका हार्ट मसल भी उसी दिशा में मजबूत होगा। आप एक्सरसाइज करोगे तो एंजाइटी कम होगा। तो दिशा दे रहा है ना, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, या तो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। लेकिन जो एकेडमिक अचीवमेंट है बीएड के बच्चों की ओपन और मानू यूनिवर्सिटी के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि जो बच्चे बीएड ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनका पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है कि निगेटिव एकेडमिक अचीवमेंट के टर्म में। सिमिलरली जो मानू में पढ़ रहे हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा है, प्लस या माइनस। तो ये जब क्लियर ना हो तो हम उसको नॉन डायरेक्शनल में डाल देंगे। अब देखो, जब कोई भी रिसर्चर पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है अपनी स्टडी के आउटकम का आखिरी में, तो वो बन जाता है क्या, डिक्लेरेटिव फॉर्म। डिक्लेरेटिव मतलब घोषणात्मक, ये याद रखना है। ये क्या है, ये आपस में, ये खुद में क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल, क्योंकि पॉजिटिव है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, the attitude of parents in the rural areas towards co-education at the primary level is significantly negative in comparison to the attitude of parents of urban areas। अब देखो कि एक है गांव और एक है शहर, यहाँ पर पेरेंट्स है, यहाँ पर माँ बाप है ना। अब ये अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अब जो गांव में जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते कि लड़का लड़की आपस में पढ़े, है ना, तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, निगेटिव है। लेकिन जो शहर में लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है कोएड एजुकेशन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्लेरेटिव फॉर्म है कि आपने मतलब घोषणात्मक, इस तरह की चीजें हैं। तो ये है डिक्लेरेटिव, मतलब याद रखना है कि जो पॉजिटिव रहता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रहेगा वो कैसा रहेगा, घोषणात्मक रूप ले लेता है आखिरी में, जब आप कंक्लूड करते हो आखिरी में रिसर्च के। अब एक होता है नल। नल नल में क्या होता है, आप कहते हो कि कोई रिलेशन ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम और मैम एंजाइटी। वो पॉजिटिव स्टेटमेंट मत के वो पीछे थोड़ा फिर से बता दीजिए। हम्म पहले तुम्हें समझ है ना डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, जी। दिशात्मक। अब डायरेक्शनल में मैंने आपको क्या बोला, ये सकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। मैंने आपको ये बताया। जब आपको सकारात्मक दिखेगा तो उसका जब रूप आखिरी में जब आप कंक्लूड करोगे रिसर्च, तो उसका क्या रूप बन जाएगा लास्ट में, घोषणात्मक। बस यही याद रखना है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये रिलेशन है इस दो वेरिएबल्स के बीच में।
कि गांव के जो माँ बाप है वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मतलब कोएड एजुकेशन मिले उनके बच्चों को, लेकिन शहर में जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है वो अ, उनके मुकाबले ज्यादा निगेटिव नहीं है। बस ये याद रखो, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का दो तौर है, सकारात्मक नकारात्मक। जैसे ही सकारात्मक स्टेटमेंट दिखेगा वो किस चीज में बदल जाएगा, घोषणात्मक। बस हो गया। हाँ, अब है एक देखो नल, नल शून्य। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है दो चीजों के बीच में, एक्सरसाइज और एंजाइटी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल जब पीछे ले रहे थे गांव और शहर का, नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि कोई अंतर नहीं है जो पेरेंट्स गांव में रहते हैं और शहर में कोएड एजुकेशन को लेकर। कोएड एजुकेशन मतलब समझते हो ना, कि लड़के लड़कियां आपस में इकट्ठा एक क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नल। जहां पर ऐसा बात हो कि कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। बस इतना ही है नल हाइपोथेसिस का। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी दिखेंगे अगर पीवाईक्यू करोगे, कि जो भी रिसर्च हाइपोथेसिस हो रही है जब उसका हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होते हैं, चाहे ची स्क्वायर टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स टेस्ट होते हैं। तो बस ये समझो कि जब आप हाइपोथेसिस जो बना रहे हो, डेटा वेटा कलेक्ट कर रहे हो हर चीज, फिर टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस की, है ना। तो जब टेस्ट करते हो तो कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट होती है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है। नल हाइपोथेसिस का इसलिए दूसरा नाम क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परीक्षण परिकल्पना। जो नल हाइपोथेसिस है वो चैलेंज करता है किसको, डिक्लेरेटिव। अभी पीछे एग्जांपल आपको दिया मैंने कि डिक्लेरेटिव का एग्जांपल था गांव और शहर, जो माँ बाप का क्या एटीट्यूड है बच्चों को कोएड में डालने का। नल हाइपोथेसिस बोलता है कोई कोई रिलेशन ही नहीं है इन सब चीजों में, फालतू की बात है। तो नल हाइपोथेसिस चैलेंज करता है किसको, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। जो डिक्लेरेटिव कौन सा था, जो सकारात्मक परिकल्पना थी डायरेक्शनल के अंदर। एक होता है आपका क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस, कि आप सवाल प्रश्न के रूप में रखते हो, जिसमें सवाल पूछता है कि आउटकम क्या होगा। मतलब एक क्वेश्चन है कि आ, इस अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो इसका क्या आउटकम होगा, एक सवाल आप खड़ा कर देते हो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, विल टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू मास्टरिंग लर्निंग अप्रोच डिक्रीजेस देयर टेस्ट एंजाइटी। तो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को पढ़ाने से ये अप्रोच लगाने से उनका टेस्ट एंजाइटी कम हुआ कि नहीं। ये सब सवाल के फॉर्म में आ गया तो क्वेश्चन फॉर्म हो गया। बस सवाल पूछ दिया तो सवाल है, कुछ भी सवाल आप कर सकते हो कि क्या चाय का सेवन कम करने से बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है या नहीं, फिजिकली फिट रहते हैं कि नहीं। तो ये सवाल के फॉर्म में रहेगा। आप इस अनुसार डेटा सैंपल ड्रॉ करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर अपने रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड, सारे स्टेप ऑफ रिसर्च फॉलो करते करते आप आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे, कंक्लूजन पे। बस। हमने क्या अभी आपको क्या बताया, कि जो टेस्टिंग होती है वो किसकी होती है, नल हाइपोथेसिस की होती है। ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है उसी अनुसार चीजें डिसाइड होती है। तो जैसे देखो एक एग्जांपल है कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनके जो लर्निंग स्टाइल्स है उसमें क्या है, एक अंतर है। तो इस हाइपोथेसिस को आप क्या बोलोगे, जनरल हाइपोथेसिस, एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरी, सब्सटेंशिएटिव, ऑपरेशन। मतलब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव है। हमने आपको क्या बताया
जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाता है, डिक्लेरेटिव। इसको चैलेंज कौन करता है, नल हाइपोथेसिस, अभी पीछे स्लाइड में बताया। अब जो ये डिक्लेरेटिव है आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, टेस्ट कौन सा होता है, नल हाइपोथेसिस। ठीक, इसमें नल हाइपोथेसिस को आप डिनोट करोगे एच नॉट से, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करोगे एच वन से। अगर ये एक्सेप्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस है आपकी, एक्सेप्ट हो गए तो यही है। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो हम एच वन को, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्यों कह रहे हैं हम, वैकल्पिक क्यों है, क्योंकि जब ये विकल्प फेल हो गया तो आपने दूसरा विकल्प चुना, इसलिए इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन। हाँ, तो वही है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो किसी भी प्रकार का रिलेशन को डिनाई कर देता है किसी भी चीज के बीच में। तो बाय रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग, जब आप नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तभी जाकर आप अपने रिसर्च हाइपोथेसिस के कंक्लूजन, एंड पर पहुंचोगे। इसलिए नल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, टेस्ट करता है या नहीं, इसको आप डिनोट कैसे करते हो, एच नॉट से कि एच वन से, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि जब आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे तभी आप बता पाओगे कि आपने एक्सेप्ट करना है आपके हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करना है। तो वही है कि अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो आप रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, देखो इसके बहुत सारे नाम है, ध्यान रखना। रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, अल्टरनेट वैकल्पिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एच वन, तब आप इसको एक्सेप्ट करते हो। ओके, तो ये था डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल बता दिया हमने आपको। अब आपको बताते हैं और जो टाइप्स है, एक है सिंपल, सरल और समग्र। अगर कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी परिकल्पना एक ही वैल्यू और एग्जैक्ट आपको वैल्यू बता दे तो वो है सिंपल, अभी हम एग्जांपल समझेंगे। और अगर कोई परिकल्पना एक वैल्यू सिर्फ ना बताए, रेंज बताए, है ना, एक से लेके 5 के बीच के बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो ये होता है कंपोजिट, समग्र। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक वैल्यू है 60 किलोमीटर पर लीटर। मान लो आपकी स्कूटी है, बाइक है, वो 1 लीटर में कितना चलेगी, 60 किलोमीटर। तो ये आपका क्या एग्जैक्ट है, एक ही वैल्यू दे रहा है, एकदम क्लियर है, डेफिनिट है, तो ये क्या होगा, सिंपल। लेकिन अगर इस तरीके से दे दे 200 ग्राम से कम, अब 200 ग्राम से कम तो 199 भी हो सकता है, नहीं सॉरी, 200 ग्राम से ज्यादा, 200 ग्राम से ज्यादा आपका तो 201 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये क्या हो गया आपका समग्र, कंपोजिट। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल में एक वैल्यू, कंपोजिट में क्लियर, क्लियर नहीं कि कितने वैल्यूज होंगे। ओके, ठीक है। अब देखो दो प्रकार के एरर हो सकते हैं जब आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो। नल हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हो, है ना। अब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे तो आप या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, लेकिन वहां पर गलती होने के चांसेस है। इसलिए दो प्रकार के एरर है, एक है टाइप वन त्रुटि और दूसरा है टाइप टू। दोनों को अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, समझो। तो जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, एच नॉट ट्रू है, तब भी आपने रिजेक्ट कर दिया, तब ये कौन सा एरर हो गया, टाइप वन।
आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। मतलब मान लो, वही एग्जांपल ले लो, गांव गांव के पेरेंट्स, शहर के पेरेंट्स। नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है? कोई रिलेशन नहीं है इनके एटीट्यूड का कोएड एजुकेशन को लेकर। नल हाइपोथेसिस यही बोलता है। और अगर ये सही बात है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, सही होने के बावजूद आपने गलत कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो वो कौन सा एरर होगा? टाइप 1। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छे से समझ लो। नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो बन गया आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है? द डिसीजन रिलेटेड टू नॉन रिजेक्शन। टाइप 2 में क्या है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, लेकिन आपने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। गलत होने के बावजूद जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कौन सा एरर बन जाएगा? टाइप 2। क्लियर है ये चीज? तो ये था आपका पूरा हाइपोथेसिस पे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। मैम एरर का थोड़ा फिर से बता दीजिए।